हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे। पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है बच्चों के अंदर थोड़ा डर का माहौल बन रहा है, तो और एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है, इसको लेकर एक्साइटमेंट भी है। जैसा कि आप सबसे पहले क्लास 10th और दोनों 12th दोनों के लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। कुछ टिप्स हैं, अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होंगे और स्कोर भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे उसमें। आज मैं बात करूँगा मैथ्स के कुछ जो टिप्स दूंगा आपको, उसको फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, इस तरीके से जो पेपर पैटर्न है, आपको सोल्यूशन जो बनाना है, जो सोल्यूशन करना है, एक माइंड मैप बनाकर आपको प्रिपेयर्ड होकर कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए, इसको लेकर कुछ सजेशन, कुछ टिप्स हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, क्योंकि 10th में तो पहला पेपर ही 17 फरवरी को पहला पेपर मैथ्स का है। तो बच्चों के अंदर डर का माहौल है, मतलब कि पहला पेपर मैथ्स है, कैसा होगा, बोर्ड एग्जाम में पहली बार बैठ रहे हैं। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना लो एकदम अच्छे तरीके से। और प्रिपरेशन आप ऐसे करो ना, कि आप बोर्ड एग्जाम जब बैठोगे ना, तो एग्जाम बैठने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वन बाय वन सारा क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप, जैसे आप तैयारी कर ही रहे होगे, टाइम भी बहुत कम बचा है, तो उसके लिए आप करोगे एक प्लान बना कर रखो कि आपको कैसे, आपको पेपर पैटर्न जो आपको मिला है, जो पेपर है, आ रहा है, तो उसमें आपको कैसे किस क्वेश्चन को, किस सेक्शन के क्वेश्चन को आपको पहले करना है, किसको बाद में करना है, इसका एक माइंड मैप तैयार करके रखो पहले से, ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना हो। ठीक है। तो आपको वहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट, तो 15 मिनट जो मिलता है आपको पेपर रीडिंग के लिए मिलता है। तो पेपर रीडिंग सबसे पहले आप एकदम स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन एक अच्छे तरीके से पेपर रीडिंग करिए। पेपर रीडिंग से क्या होता है कि आपको वो क्वेश्चन समझ आ जाता है कि आपको क्वेश्चन का मतलब क्या, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, इसका ये आपको पता चल जाता है। तो आपको आसानी सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाता है, वो चीज़ें समझने में आसान हो जाती है, क्योंकि एक बार आपने पढ़ रखा है, दोबारा आप जब पढ़ेंगे ना उसको, तो चीज़ें जल्दी से आसानी से वो समझ में आ जाती है। ओके। तो आप ऐसे समझिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर रीडिंग वो 15 मिनट एकदम अच्छे तरीके से करना है। और जो क्वेश्चन, अब बहुत सारे बच्चों को होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेज इस तरीके से नहीं कर पाते कि वो उनका क्वेश्चन जो है छूट जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप या केस स्टडी छूट गया, केस स्टडी ऐसे छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और उसके पहले आप समझिएगा तैयारी आप कैसे करोगे। तैयारी, जैसे आपने एनसीईआरटी पूरा एक बार पढ़ लिया है, एनसीईआरटी आपने पूरा पढ़ लिया है, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, आपने उसको लगा लिया है ना, इसको लगाने के बाद आप पी वाई क्यू लेकर बैठो, पी वाई क्यू सॉल्व करो। देखो, आप बैठ कर सॉल्व करो। और पी वाई क्यू अगर सॉल्व करते हैं ना, पी वाई क्यू सॉल्व करने से आपके जो क्वेश्चन है, जो आंसर देने का तरीका है, आपको ये पता चल जाए कैसे आपको आंसर देना है 3 घंटे बैठ कर। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है। तो अगर पहले से आप पी वाई क्यू पढ़े रहेंगे, पी वाई क्यू अगर पढ़े रहेंगे, तो वो क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा आपको, क्वेश्चन के क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है। क्लियर है? तो आप एनसीईआरटी वाला पार्ट हो गया और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करने के बाद पी वाई क्यू, क्योंकि अब जो टाइम बचा है ना, अब वो टाइम नहीं है कि आप अच्छे पूरा डीपली स्टडी करेंगे, कि बहुत कम टाइम में आपको ये पूरा प्रिपरेशन करना है, तैयारी करनी है। जिन्होंने पढ़ रखा है ना एक बार, उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, उनके लिए बहुत ही बेहतर है कि वो पी वाई क्यू लेकर बैठें। पी वाई क्यू मतलब आप अगर 15 से लेके 25 तक, जिसने भी क्वेश्चन 15 से 25 तक के पेपर पूरे सॉल्व कर लिए ना, समझो उसके 80 में 80 मार्क्स पूरे बन गए। 80 में 80, 8 फुल आउट ऑफ फुल यार, पूरे में पूरे आने वाले हैं आप उनके। तो इस तरीके से करना है आपको। और देखिए, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट आप जैसे आपके 1 से लेके 20 तक एमसीक्यू होते हैं, 1 से 20 तक जो एमसीक्यू होते हैं, तो 1 से 20 तक के एमसीक्यू को आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए।
अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या करोगे, उसको स्किप कर दो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ो, बाद में करने के लिए उसको मार्क कर दो कि हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं, मार्क नहीं किए रहेंगे तो भूल जाएंगे कि बाद में वो क्वेश्चन भी छूट जाता है, बाद में पता चलता है यार वो क्वेश्चन तो छूट गया। तो ऐसा मार्क किए रहोगे तो याद रहेगा आपको कि आपको वापस आकर वापस पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वापस उस पर आ जाना है, फिर से सॉल्व करो, क्योंकि टाइम आपके पास बचा रहेगा तो उसको सॉल्व कर लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप एमसीक्यू सॉल्व करिए, एमसीक्यू जो आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जो नहीं आ रहा है, जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसमें ज़्यादा जूझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्किप करो बाद में करने के लिए। जो क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि वो छूट जाता है ना, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। एमसीक्यू कर लिया आपने, फिर सेक्शन बी में वो क्वेश्चन करो जो आ रहा है आपको, वो कर डालो पहले, फिर सेक्शन सी, फिर डी, फिर ई, आपको केसी स्टडी वाला ऐसे करना है। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है ना कि प्रेशर में आ जाते हैं, तो क्योंकि स्टार्टिंग में करते हैं एक नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले करते हैं, सोचते हैं प्रेशर रहता है बड़े मार्क्स वाले, जो 4 से 5 नंबर केसी स्टडी और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो उनका होता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं ना, ऐसा आप भी कर सकते हैं, जैसे कि आप सेक्शन डी वाला जो पार्ट है ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको आप पहले कर सकते हैं। आप उसको 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आप पहले कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है, आप पहले कर डालो सेक्शन डी के पहले, प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, फ्री हो जाओगे बात, और उसके बाद फिर आ जाओ आप आपने सेक्शन डी कर लिया तो ई पर चले जाओ, केस स्टडी कर लो, केस स्टडी वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्योंकि जो पैराग्राफ वाला होता है फिगर बेस्ड होता है, और ऐसे क्वेश्चन उसमें 3 क्वेश्चन होता है 4 नंबर के, 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आप उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो केवल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसान होता है। केवल बच्चों को लगता है ना केस बेस्ड कैसा होगा, केस बेस्ड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो केस बेस्ड वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, अगर केवल आप उसको ध्यान से पढ़ो, और पूरा फार्मूला बेस्ड होता है। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे आप को बताते हैं कि किस में कितना टाइम आपको देना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसको भी बता देते हैं पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, किस में आप कितना टाइम दोगे। और इसके लिए ना एक आपको सेट लेकर बैठना पड़ेगा, एक सेट लेकर बैठेंगे और 3 घंटे बैठेंगे, किसको कितना टाइम आप दे रहे हो, ये आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो किस में छूट रहा है आपका, कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है आपका, कितने टाइम लग रहे हैं, तो इससे आपका एक टाइम सेट हो जाएगा, कितने टाइम में आप कर पा रहे हैं। तो वो एक डिसाइड कर लो आप कि कितने क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कितना टाइम आपको देना है। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने कह दिया आपका सेक्शन ए पूरा 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो मार्क्स होता है वो पूरा कितना होता है, 80 मार्क्स क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें जो सेक्शन ए वाला पार्ट होगा, सेक्शन ए वाला पार्ट 20 एमसीक्यू होता है, 20 एमसीक्यू होता है। 20 एमसीक्यू में 18 आपका एमसीक्यू वाला टाइप रहेगा, और 2 जो रहेगा वो एसेशन रीजन बेस्ड होगा। एसेशन रीजन बेस्ड, जो ना एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन होता है ना, बस बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो एसेशन रीजन वाला भी क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होता नहीं। तो एसेशन रीजन जो क्वेश्चन है ना, एसेशन रीजन में अगर एक देखो, एक ट्रिक बताता हूँ उसमें कि जैसे पहला एसेशन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए और नॉट होता है तो बी होता है, और ए इज ट्रू आर इज फॉल्स तो सी होता है, और ए इज फॉल्स आर इज ट्रू तो डी होता है। अगर आपको ऐसा मिल गया कि एसेशन ही गलत है, तो रीजन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब ए इज फॉल्स आर इज ट्रू तो ऑप्शन डी होता है, ऑप्शन डी होता ही है, क्योंकि जब पहला वाला गलत है तो दूसरा सही होना है, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं उसके अलावा कि दोनों गलत हो। तो ऑप्शन डी ऐसे, अगर अब पहला वाला गलत हो गया, आपको लग रहा है पहला गलत है, तो आपको अब बस आंसर कर देना है कि वो डी सही होगा। ओके, चलिए देखिए, और सेक्शन ए से आपका कितना हो गया, 18 एमसीक्यू है। तो 18 एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आपको बताया ना, कितना टाइम आप देंगे, लगभग मान के चलिए आपको इसमें 20 है तो लगभग 20 आप 50 मिनट, मैं इसको क्या देता हूँ 50 से 55 मिनट। चलिए 55 मिनट में आपको एमसीक्यू कर लेने हैं, 50 से 55 मिनट मैंने टाइम दिया आपको, इतने टाइम में आपको क्वेश्चन कर लेने हैं 50 से 55।
मतलब कोशिश ये करनी है कि 50 मिनट में आपके एमसीक्यू हो जाए, ठीक है। सेक्शन बी, जो सेक्शन बी होता है 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो 21, 22, 23, 24, 25, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये कितना टाइम आप इसको देंगे? ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे आप? मान के चलिए मैं अगर बात करूं कि एक क्वेश्चन को आप 5 मिनट दे रहे हो, मान लो 5 मिनट 2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 25 मिनट हो गया। इसको आपने दे दिया 25 मिनट। एक को 5 मिनट दिया तो 25 मिनट टाइम दे दिया आपने, इसको 25 मिनट। सेक्शन सी, अब जो सेक्शन सी है वो क्वेश्चन नंबर 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है और 31। जो ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आएंगे जो सेक्शन सी के होंगे। तो इसको आप कितना टाइम देंगे? आप इसको लगभग, आप मान लीजिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, एक को हम 6 मिनट दे देते हैं, कितना हो गया? 36 मिनट। 36 मिनट, चलिए 36 मिनट हमने ये दे दिया। आप 36 से 40 मिनट भी मैंने कर दिया कि चलिए मान लीजिए ये 40 मिनट तक हो गया। 40 मिनट, 36 से 40 मिनट, इतना टाइम काफ़ी है इसको करने के लिए। इसके बाद सेक्शन डी पर, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, 4 क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर वाले। 5-5 नंबर को हम, एक क्वेश्चन को आप 10 मिनट दे रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन को 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, कितना हो गया? 40 मिनट। 40 मिनट हो गया। एक क्वेश्चन को 10 मिनट टाइम दे रहे हैं, कितना हो गया ये? 40 मिनट। 40 मिनट हो गया। अब आते हैं सेक्शन ई पर, जो केस बेस्ड होता है, 36, 37 और 38। जी, अगर आप एक क्वेश्चन को, एक ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है, 12 नंबर का होता है केस बेस्ड, 36, 37, 38। अगर आप इसको 5-5 मिनट देते हैं, एक क्वेश्चन को 5-5 मिनट, 6-6 मिनट, तो 15 मिनट हो गया। ये कितना हो गया? 15 मिनट। कितना हो गया ये? 15 मिनट हो गया, ठीक है। 15 मिनट केस बेस्ड है, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती नहीं। देखो, आप केवल क्वेश्चन का मतलब समझो और आंसर दो, ठीक है। ये हो गया 15 मिनट का क्वेश्चन हो गया, ये आपका 15 मिनट वाला, ठीक है। चलिए 15 मिनट क्या, मैं 20 मिनट ले लेता हूँ, 15 से 20 मिनट चलिए कर लेते हैं इसको 20 मिनट। अब आप देखिए टोटल टाइम आपका कितना लग रहा है। इस तरीके से जब अरेंजमेंट एक प्लानिंग करके करेंगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी सॉल्व होंगे, कुछ टाइम भी बचेगा आपको रिवाइज करने के लिए। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, या जो क्वेश्चन छूटा हुआ उसको दोबारा करने के लिए, बाद में करने के लिए, जिसको आपने मार्क कर रखा है, ठीक है। चलिए ये देखिएगा, जैसे हमने कह दिया ये आपके यहाँ पर 55 मिनट है, 25, 80 मिनट ऐसे हो गया, इसका 80 मिनट हो गया। यहाँ 36 से 40 मिनट ये हो गया, 120 मिनट हो गया, ठीक है। और 40 और 20 कितना हो गया? 60 मिनट हो गया, 180 मिनट हो गया, 180 मिनट टोटल कितना हो गया? मैंने एक मतलब आपको पूरा का पूरा टाइम, इनफ टाइम देकर बताया है कि मतलब इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। आपको मैं, अगर आप 50 मिनट देंगे ना, तो यहाँ का आपका 5 मिनट बचेगा, यहाँ आपको 36 4 मिनट यहाँ बचेगा, तो आपका लगभग 10 मिनट बच रहा है। मतलब 2 घंटा 50 मिनट में आपके पूरे पेपर आसानी सॉल्व हो जाएंगे, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएंगे। 2 घंटे 50 बचा 10 मिनट जो क्वेश्चन है, 10 मिनट वाला जो टाइम बच रहा है आपका, 10 मिनट आप उस क्वेश्चन को जो आपने छोड़ रखा है, जो बाद में करने के लिए छोड़ रखा है, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन छोड़ेंगे तो वहाँ पर टाइम तो आपका और बचेगा ना, तो टाइम तो और ज़्यादा बचेगा। जब ये क्वेश्चन सारे करेंगे उसके बाद आपका 2 घंटा 50 मिनट लग रहा है। मतलब सारा क्वेश्चन आप टच करेंगे, सभी क्वेश्चन को आप टाइम देंगे, उसके बाद आपका 2 घंटे 50 मिनट लग रहा है। 2 घंटे 50 मिनट में ना पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जा रहा है, बहुत ही आराम से हो रहा है। तो उसके बाद आप चले जाओ, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि वो तो उस पर जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपको उसके बाद आप जो 10 मिनट टाइम देंगे ना उसको, वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर रहता ही नहीं है, एकदम फ्री माइंड, तो वो क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। तो ऐसे आप टाइम एक मेंटेन करके, टाइम मैनेज करके, एक माइंड मैप बनाकर करेंगे ना, तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप लग जाओ, एकदम पूरा टाइम दे दो,
कहीं घूमना एकदम बिल्कुल भी घूमना फिरना बंद करके पूरा टाइम दो, सेट सॉल्व करो बैठ कर। देखो जब आप सेट सॉल्व करने लगोगे ना, तो आपके टाइम जो 2 घंटा 50 मिनट यहाँ लग रहा है ना, 2.5 घंटे में पेपर करके रख दोगे। 2 घंटा 30 मिनट में एकदम प्रॉपर वे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके रख दोगे। 2 घंटा 30 मिनट में पूरा पेपर खत्म, पूरा क्वेश्चन सॉल्व, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं, सारा क्वेश्चन आ गया। कब कब ऐसा होगा? जब आप PYQ लेकर बैठोगे, सॉल्व करोगे पूरा सेट, मतलब आप ऐसा प्रॉपर वे में ऐसा कई सारे सेट हमने बताया। अगर आपने 15 से 25 वाले अगर पूरे पेपर सॉल्व कर डाले ना, समझो ये आपके पूरे में पूरे मार्क्स आ गए 80 में 80, अगर आप जिन्होंने 15 से 25 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। ओके, तो चलिए और मिलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो कि कोई क्वेश्चन भी पूछना हो, कोई क्वेरी हो, अगर एग्जाम से रिलेटेड, अगर कुछ मैथ्स से रिलेटेड की कैसे करना है, अभी भी कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।